प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में हमने दलीय पद्धति के बारे में जाना कि दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उनके गुण और दोष क्या हैं, उनके आधार क्या हैं। इन समस्त बिंदुओं पर अपन ने प्रकाश डाला था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रकार हैं, जो स्वरूप हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम एक दलीय व्यवस्था क्या है और इसके गुण और दोष क्या हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी को मालूम है कि यदि हम दलीय व्यवस्था के स्वरूप को मंथन करें तो मूल रूप से या मुख्य रूप से तीन प्रकार के दलीय स्वरूप प्रचलित हैं। एक है एक दलीय प्रणाली, दूसरा है द्विदलीय प्रणाली और तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तीन प्रकार के दलीय स्वरूप इस विश्व में पाए जाते हैं और प्रत्येक दलीय प्रणाली का अपने लाभ हैं, अपने दोष हैं। तात्कालिक उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उनके आधार पर इस प्रकार की दलीय प्रणाली का वहाँ स्वरूप विकसित होता है। आज इस लेक्चर में हम एक दलीय प्रणाली का अर्थ क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वन पार्टी सिस्टम या एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं और किस स्वरूप को हम एक दलीय प्रणाली के रूप में इंगित करेंगे। यदि देश में, किसी भी देश में यदि एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दल पद्धति को हम वन पार्टी सिस्टम या एक दलीय पद्धति कह सकते हैं। एक दलीय पद्धति का आधार यह विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभु सत्ता सौंप दी है। संपूर्ण देश में केवल एक ही दल कार्य करता है, अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं होगी। दल के विरुद्ध बोलना या सोचना राजद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल जन्म लेता भी है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है अथवा उसे शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्राधिकार पहले हम आमतौर पर निरंकुश राजतंत्रों में देखते थे और आजकल जो अधिनायक तंत्र या जनवादी लोकतंत्र, पीपुल्स डेमोक्रेसी जिन्हें कहते हैं, उनमें पूर्ण अभिव्यक्ति पा रहा है। तो आपने इस वक्तव्य से ये समझा होगा कि एक दलीय प्रणाली से आशय है कि किसी भी देश विशेष में जहाँ एक दल हो और अन्य किसी दल को वहाँ पनपने की या जन्म लेने की या संगठित होने की ना तो स्वतंत्रता होती है, और यदि कोई जन्म लेने का प्रयास भी करता है तो तात्कालिक जो एक दल की सत्ता है, शासक है, वो उस दल का नाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और जो दल सत्ता में होता है उसके विरुद्ध बोलना, उसके विरुद्ध किसी प्रकार का वक्तव्य देना, वो एक प्रकार का राजद्रोह समझा जाता है और इस आधार पर उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। अब हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक दलीय शासन के कई स्वरूप इस दुनिया में पाए जाते हैं। मूल रूप से हम 3-4 जो श्रेणियाँ हैं जिनमें अमुक देश पाए जाते हैं जो एक दलीय प्रणाली का संचालन कर रहे हैं या किया है जिन्होंने, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। प्रथम श्रेणी में सोवियत संघ, पूर्व यूरोपीय यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि की समाजवादी सरकारें हैं जिनका कि अंतिम जो उद्देश्य था वो साम्यवादी समाज का निर्माण करना था। तो इस प्रकार के जो कम्युनिस्ट रेजिम थे जहाँ पर समाजवादी शासन व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ एक प्रकार की दलीय प्रणाली प्रचलित थी। दूसरी श्रेणी में हम स्पेन, फासिस्ट पुर्तगाल, नाजी जर्मनी और फासी इटली को ले सकते हैं। ये पूर्णतः अधिनायकवादी शासन थे और इसमें खास बात क्या देखी जाती थी कि हिंसात्मक पद्धति के माध्यम से अन्य दलों को इसमें धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ प्रजा, दल और राज्य, इनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं समझा जाता है। किन किन में? प्रजा, राज्य और दल, ये तीनों समरूप समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर ने एक एक करके अन्य राजनीतिक दलों का जर्मनी से नामो निशान ही मिटा दिया था।
अब तीसरी श्रेणी में हम बर्मा, वर्तमान में जो म्यांमार है, और मिस्र जैसी सरकार को रख सकते हैं, जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं से ओतप्रोत हैं और जिनका सूत्रपात सैनिकों की ओर से हुआ था। और चतुर्थ श्रेणी में हम लैटिन अमेरिकन और पाकिस्तानी सरकार को रख सकती हैं। ये सरकारें क्या करती हैं कि किसी नेता को केंद्र बनाकर सैनिक शक्ति के आधार पर चलाई जाती रहती हैं। इस प्रकार हम विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि एक दलीय शासनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सक्रियता के सब पहलुओं पर पार्टी का, राजनीतिक दल का अत्यधिक नियंत्रण, प्रभावी विचारधारा पर बल और केवल शासक दल के हाथों में राजनीतिक श्रेष्ठ जन की भर्ती का अधिकार रहता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि एक दलीय प्रणाली के कई प्रकार के स्वरूप इस दुनिया में पाए जाते हैं। कहीं पर तो ये एक दलीय प्रणाली इस प्रकार की है जो समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी समाज को स्थापित करने के लिए स्थापित की गई है। कहीं पर निरंकुश या अधिनायकवादी शासन तंत्र हैं, चाहे वो फांसीवादी व्यवस्थाएं हों, चाहे नाजीवादी व्यवस्था हों, वहाँ सैनिक शक्ति के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया गया है। तो ये तमाम तरह के जो स्वरूप हैं, जो इनके फॉर्म्स हैं, वो दुनिया में देखने को मिलते हैं और मिले हैं। लेकिन फिर भी यदि हम एक दलीय प्रणाली के कार्य संचालन को हम यदि विस्तार से देखें तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ गुण हमें पाई जाते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। आइए अब हम पहले उनका एक एक करके उन अच्छाइयों का, उन गुणों का अवलोकन करें जिनके आधार पर हम एक दलीय प्रणाली को श्रेष्ठ मान सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो गुण पाया जाता है वो है सुदृढ़ शासन। एक दलीय शासन विरोधी दलों के अभाव में, क्योंकि जहाँ एक दल होगा वहाँ दूसरे दल का या विरोधी दल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए एक दलीय शासन में विरोधी दलों के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन का संचालन किया जाता है। क्योंकि आपने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में देखा है, पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया कि विरोधी दलों की अहम भूमिका होती है। वो शासक दल की जो मनमानीपूर्ण जो कृत्य हैं उन पर वो अंकुश का कार्य करते हैं, या एक वैकल्पिक नीतियों को सामने रखते हैं सरकार के सामने, जिससे ये इनके प्रकार जनता के हितों की सुरक्षा हो सके, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली ये मान के चलती है कि विरोधी दलों का अस्तित्व कहीं ना कहीं शासन की जो संचालन, नीतियों का संचालन की जो कार्य पद्धति है उसका वो उसमें अवरोध पैदा करती है। इसलिए एक दलीय शासन प्रणाली में जब विरोधी दल का अस्तित्व नहीं होता है तो दृढ़तापूर्वक शासन का संचालन उस एक दल के द्वारा किया जाता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का स्रोत और प्रतीक हो जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर यदि जरूरत हो तो भय, आतंक, व्यवस्था और शक्ति का समुचित प्रयोग भी किया जा सकता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक दलीय शासन प्रणाली में सुदृढ़ शासन की स्थापना की जा सकती है और देखी जाती है। दूसरा इसमें गुण जो देखा गया है वो है आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय प्रणाली आर्थिक विकास में सहायक होती है, क्योंकि इसमें क्या देखा गया है कि दीर्घकालीन योजनाओं को ये एक दलीय शासन पद्धति आसानी से उनको एग्जीक्यूट, उनका क्रियान्वयन कर पाती है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि चीन और पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान जो रूस है, उसमें अनेक दोषों और कमियों के रहते हुए भी जो महान आर्थिक उन्नति हुई है, जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट वहाँ हुए हैं, आपने देखे हैं, वो आज उसके प्रबल विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दलीय शासन व्यवस्था में जब नीतियों की क्रियान्विति त्वरित होती है, इफेक्टिव तरीके से होती है, तो उसका देश की विकास में अहम योगदान देखा गया है। इसलिए कहा गया है कि इसका एक गुण है कि एक दलीय पद्धति आर्थिक विकास में सहायक होती है। एक और गुण देखा गया है एक दलीय पद्धति में, वो है अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का अनुशासन पाया जाता है। डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा प्रजातंत्र में आए दिन हड़ताल हो रही है, तालाबंदी हो रही है, घेराव जैसी घटनाएं देखी जाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसे आज के संदर्भ में जो बहुत ज़्यादा चर्चित है उसमें देखा जाता है, जिसमें बहुदलीय या द्विदलीय प्रणालियाँ हैं, वही चीज़ आमतौर पर देखी गई हैं। विरोध प्रदर्शन के विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो संवैधानिक हों चाहे वो असंवैधानिक हों, वो सरकार के समक्ष या जनता के सामने या समाज में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि उसमें शासन की शक्ति का
भय लोगों में व्याप्त रहता है और उसका परिणाम होता है कि देश के अंदर, समाज के अंदर अनुशासन कायम रहता है। एक लाभ और है, वो है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। एक दलीय व्यवस्था में जनता में विभाजन और गुटबंदी का डर खत्म हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। जहाँ दो दल या दो से अधिक दल या बहुदल होते हैं, वहाँ ये दल आमतौर पर इनके दोषों में आपने देखा था कि ये अपने स्वार्थ की स्थापना के लिए जनता को जाति, भाषा, धर्म इन तमाम आधारों पर बांट देते हैं। समाज विभक्त हो जाता है और उससे कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता पर भी उल्टा या कुठाराघात होता है या बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक दलीय प्रणाली में ये चीज़ नहीं देखी जाती है। वहाँ पर ये जनता के अंदर विभिन्न आधारों पर विभाजन या गुटबंदी है, ये नहीं रहती है, इसलिए राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सारे गुणों के आधार पर हम ये मान लें आंख मूंद कर कि एक दलीय व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था है, उसमें गुण ही गुण है। एक दलीय व्यवस्था के यदि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रकाश में देखें तो इसमें अनेक दोष भी पाए जाते हैं। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर एक दलीय प्रणाली बहुत ज़्यादा सफल या बहुत ज़्यादा चर्चित या लोकप्रिय नहीं है। तो आइए अब हम एक दलीय प्रणाली के कुछ दोष हैं उन पर भी प्रकाश डालें। सबसे पहला दोष जो पाया जाता है वो है वैयक्तिक स्वतंत्रता का लोप। जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, व्यक्ति की स्वयं की जो स्वतंत्रता है, उसका इसमें हनन पाया जाता है, उसका लोप होता है, उसका एब्सेंस पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद, आलोचना को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती। आपने देखा होगा, यदि हम भारत के संविधान पर प्रकाश डालें तो भाग 3 में जो मूल अधिकारों का जो प्रावधान दिया है, उसमें संघ बनाने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, अपने विचार या अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनको कि जनता वास्तविक रूप से उनका उपभोग करती भी है। क्योंकि यदि उनका उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं जनता को या व्यक्ति को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार रहता है। लेकिन आमतौर पर एक दलीय व्यवस्था में कहने के तौर पर हो सकता है कि उनको मूल अधिकार प्रदान किए गए हों संविधान में, लेकिन व्यवहारिकता में वो उस एक दल या एक दलीय शासन पद्धति के विरुद्ध बोलने का या उनके विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा दोष जो लोकतंत्र की आत्मा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो इसमें व्यवहारिक तौर पर नहीं पाई जाती है, उसका एब्सेंस पाया जाता है। दूसरा जो इसमें दोष पाया गया है, जो कमी है, वो है विपक्ष का अभाव। मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होता है। विपक्ष का मतलब है कि शासन यदि अपनी मर्यादाओं, अपनी संवैधानिक मर्यादाओं, सीमा का उल्लंघन करता है, या शासन यदि जनता के हितों, सार्वजनिक नीतियों, सार्वजनिक कल्याण को यदि संज्ञान में नहीं लेता है, तो विपक्ष इन सारी बातों को जनता के समक्ष लाता है। जनता के सामने सरकार की जो नीतियों के जो गलत पक्ष हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सामने रखता है, जिससे जनता अवेयर ऑफ होती है। और विभिन्न संवैधानिक माध्यमों से विधानमंडलों में शासन के विरुद्ध वो अपनी बात को रखते हैं और इस आधार पर शासन को एक उचित मार्ग दिखाने का, एक वैकल्पिक मार्ग दिखाने की बात करते हैं। इन सारी बातों का जो मूल उद्देश्य है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, और लोकतांत्रिक मूल्य है न्याय की स्थापना करना, अर्थात जनता को न्याय मिले, जनता के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा महत्व लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखने के लिए है, वो विपक्ष एक दलीय व्यवस्था में नहीं पाया जाता। किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। विपक्ष न केवल शासन को जागरूक रखता है, अपितु वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष को कुचल दिया जाता है और जनता को आतंकित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि एक दलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यदि देखा जाए तो वो विपक्ष का अभाव है। विपक्ष के बिना हम वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और दोष पाया गया है, वह अधिनायक तंत्र। एक दलीय शासन मूलतः अधिनायक तंत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कहने को वो ये लगता है कि लोकतांत्रिक शासन की एक पद्धति है एक दलीय शासन प्रणाली, लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली का जो क्रियान्वयन है, जो नीतियों का क्रियान्वयन है, जो उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसका स्वरूप लगभग अधिनायक तंत्र जैसा हो जाता है।
यह व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखने लगता है और व्यक्ति की स्थिति राज्य रूपी मशीन के एक पुर्जे के समान हो जाती है। इसलिए एक दलीय शासन व्यवस्था कुछ लोकतांत्रिक स्वरूप को अख्तियार कर लेती है, उसको अपना लेती है। ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। एक और दोष पाया गया है कि प्रगतिशील विचारों का इसमें विरोध पाया जाता है। एक दलीय शासन में सभी प्रगतिशील विचार हैं, लोकतंत्र, उदारवाद, समानता, स्वतंत्रता, इन सब का ऑटोमेटिकली विरोध होने लगता है। इनका कोई स्थान नहीं होता और एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है वो धीरे धीरे करके इस एक दलीय व्यवस्था में समाप्त होने लगता है। एक और दोष पाया गया है, वो है दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण। एक दलीय शासन में शिक्षा, कला, साहित्य व स्वतंत्र विकास संभव नहीं हो पाता। शिक्षा, समाज, कला और साहित्य पर हम देखते हैं दल का अंकुश रहता है और इसी संदर्भ में कोकर ने कहा भी है कि राष्ट्र के सार्वजनिक व सांस्कृतिक जीवन को केंद्रीकृत किए जाने पर उस देश विशेष से साहित्य, कला तथा ज्ञान की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि एक दलीय शासन प्रणाली, इसमें कुछ गुण भी पाए जाते हैं, कुछ दोष भी पाए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि हम एक दलीय शासन के क्रियान्वयन को देखें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो वास्तविक मूल्य हैं उनकी प्राप्ति इसमें हमें नहीं हो पाती है, उनका एब्सेंस हमें इसमें पाया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की जब हम बात करते हैं, दलीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें एक व्यवस्था है एक दलीय व्यवस्था, जिसका कि चलन दुनिया में बहुत कम रह गया है, क्योंकि अधिकांश प्रजातांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश जो दुनिया में हैं उनमें द्विदलीय या बहुदलीय पद्धतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था में व्यवहारिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक स्थापना आमतौर पर नहीं देखी गई है, इसलिए अधिक लोकप्रिय ये प्रणाली नहीं मानी जाती है। आशा है कि एक दलीय व्यवस्था के गुण, दोष और इसका आशय आपको स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम द्विदलीय प्रणाली की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।